Hello, myself Divya Porwal, volunteer of Applied Forensic Research Science. This video contains forensic science important sections in Indian Penal Code Series 2. Content of this video: Chapter 2 General Explanation, Introduction of Chapter 2, Section 19 to 26 of Indian Penal Code. In this video, we open the Chapter 2 of Indian Penal Code, and if you skip the Chapter 1, so first turn and see that one so you can connect. Let's move ahead. Chapter 2 contains 6 to 52A section which contains general explanation like gender, government, number, person, India, etc. These all are the general terms which are used in further sections which are easy to understand. So for knowledge you read it. In this video we contains 19 to 26 sections which are important and related to forensic science. Start with section 19. Section 19 says the word judge. The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of persons, which body of person is empowered by law to give such a judgment. यह सेक्शन बताता है कि जज जो वर्ड है जो कि आगे वाले सेक्शंस पे यूज़ किया जाएगा उसका क्या मतलब होता है, वो क्या दर्शाता है. तो ये सेक्शन कहता है कि जो जज है, जो पर्सन डेजिग्नेटेड जज है या ऑफिशियली उसको जज घोषित किया गया है, सिर्फ वो पर्सन तो जज होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो पर्सन, जो भी व्यक्ति एक डेफिनेटिव जजमेंट देने के काबिल है या उसको कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू उसको इस लायक बनाया गया कि वो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, वो भी जज कहलाएगा. हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है, बनाया गया है, जो कि एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है और उस जजमेंट को कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. उसके बाद वो जो फाइनल डिसीजन देता है उसको जज कहा जाता है. द कंक्लूजन इज एनी पर्सन हु गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट विच इज़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट known as judge. There are some examples which shows that judge word include which type of officers. So first is a collector, a magistrate, a member of panchayat, family judge, presiding officer, rent controller. Presiding officer means an official in charge of a polling station at an election. Next come to the section 20, court of justice. The word court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judge which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially. सेक्शन 20 कहता है कि कोई भी जज या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि एक डेफिनेटिव जजमेंट देता है, वो जुडिशियली वर्क करता है, तो उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है. मीन्स जो भी व्यक्ति एक डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा है जुडिशियली वर्क करके, उसका निजी वर्क ना करके, एक जुडिशियली लाइक कोर्ट के अंदर एक जज बैठा है जो कि एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है या दे रहा है, उसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस. अगर वो व्यक्ति जो कि एक जज के पद पर है, वो अगर जज का वर्क ना करके, जुडिशियली वर्क ना करके, एक अपना निजी कार्य या कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर वो एक डेफिनेटिव जजमेंट या कोई भी जजमेंट नहीं दे रहा है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है उस समय पर. इसके अंदर एक लाइन दी गई है, या तो सिंगल पर्सन
या फिर अ बॉडी ऑफ जज। बॉडी ऑफ जज मीन्स कोई भी ग्रुप के अंदर जो भी कुछ जजेस बैठे हैं और वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और एक फाइनल डिसीजन निकालने वाले हैं, उसे भी हम कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मानेंगे। सिर्फ एक प्रत्येक सिंगल व्यक्ति ही नहीं, एक बॉडी ऑफ ग्रुप या बॉडी ऑफ जजेस को भी हम कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मानेंगे। एज शोन इन दिस चार्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो लोग आते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो है कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जज, पंचायत या और भी कुछ लोग होते हैं जो कि एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं। कोई भी एक पर्सन जो कि एक डेफिनेटिव जजमेंट देता है उसे जज कहा जाता है। और अगर वही पर्सन वर्क एज जुडिशियली वर्क कर रहा है, एक जुडिशियल के हिसाब से वर्क कर रहा है, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और अगर वो जुडिशियली वर्क नहीं कर रहा है, वो अपना निजी कार्य या कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जिसके अंदर वो एक पर्टिकुलर जजमेंट नहीं दे रहा है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन सेक्शन 21, पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियर एंड आफ्टर फॉलोइंग, नेमली। इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, टोटल 12 डिस्क्रिप्शंस हैं। इनके बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा। टोटल 12 सेक्शन है, लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन है उसको हटा दिया गया है, तो अपन सेकंड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ इंडिया। कोई भी मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स का व्यक्ति जो है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट के अंदर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। ये पॉइंट कहता है कि एवरी जज, कोई भी जज, जैसे कि अपन ने सेक्शन 19 के अंदर पढ़ा जज वर्ड के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, वही चीज़ इसके अंदर दी गई है थर्ड पॉइंट के अंदर कि कोई भी जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। जज वर्ड के अंदर कोई भी जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी पर्सन्स इंक्लूड हैं, वो एक थर्ड पॉइंट के अंदर के हिसाब से वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर माने जाएंगे। पॉइंट फोर्थ सेज, every officer of a court of justice, including a liquidator, receiver or commissioner, whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge of dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any such of duties. फोर्थ पॉइंट कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर विच इज़ मैंशनड इन द सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, हुज ड्यूटी, उनका काम है इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ, लॉ के कोई भी मैटर पे रिपोर्ट बनाना और इन्वेस्टिगेट करना, वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। फिफ्थ पॉइंट, एवरी ज्यूरीमैन, एसीसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब है किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ज्यूरी सदस्य और असेसर या पंचायत का सदस्य, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। कोई पंचायत का सदस्य, ज्यूरीमैन, असीसर, ये भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर कहलाएंगे। ये फिफ्थ पॉइंट कहता है। पॉइंट सिक्स्थ, एवरी एब्रिडेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। कोई भी आर्बिट्रेटर, मध्य या अन्य व्यक्ति, हर मध्य या अन्य व्यक्ति, आर्बिट्रेटर का मतलब है वो जो कि एक कोर्ट ऑफ जस्टिस के तरह काम कर रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि रेफर्ड और डिसीजन देने का काम कर रहा है, रिपोर्ट मेकिंग का काम करता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट।
Seventh point, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. कोई भी पर्सन को कन्फाइनमेंट के अंदर रख सकता है, जो भी क्रिमिनल है उसको कन्फाइनमेंट के अंदर रख सकता है. एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, कोई ऑफिस को होल्ड करके रखता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करके रखना या गवर्नमेंट के अंडर काम करना, उसे पब्लिक सर्वेंट भी कहा जाता है. 8 point, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offence, to give information of offence, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience. कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसका काम है ऑफेंस को प्रिवेंट करना, एक हेल्दी और सेफ्टी टू कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, पब्लिक हेल्थ को ध्यान रखना, ये सब कार्य जो भी कोई एक ऑफिसर करता है उसको अपन पब्लिक सर्वेंट के अंदर मानते हैं. पॉइंट 9, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच एज ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट or to make any survey, assessment or contract on behalf of or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. This point says that every person or any person who receive and keep possession on behalf of government on the basis of pecuniary interest के बेसिस पे गवर्नमेंट के अंडर काम करना, pecuniary interest मीन आर्थिक ब्याज के रूप में, उसे हम पब्लिक सर्वेंट के अंदर गिनेंगे. 10th point, every officer whose duty it is such officer to take, receive, keep or expand any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the asserting of the rights of people of any village, town or district. 10th पॉइंट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो सर्वे या असेसमेंट का काम करता है उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट के अंदर मानेंगे. 11th पॉइंट, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल ऑन और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन. 11th पॉइंट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल रोल का काम करता है, इलेक्शन के अंदर एक रोल होता है उस व्यक्ति का, इलेक्शन तो एक गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, तो इसीलिए उस व्यक्ति को भी हम पब्लिक सर्वेंट के अंदर गिनेंगे जो कि एक इलेक्शन के अंदर काम करता है. नेक्स्ट लास्ट इज 12th पॉइंट, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government. कोई भी गवर्नमेंट की ड्यूटी या पब्लिक की ड्यूटी करने के साथ उसको फीस भी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएगा. बी पॉइंट, इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविजनल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. ये कंपनीज एक्ट के अंदर भी डिफाइन किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला व्यक्ति जो कि एक फीस भी गेन करता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट के अंदर मानेंगे. दिस आर द 12 पॉइंट और you can say these are the 11 point because first point is revealed. So these are the 11 point which says that who person which comes in the public servant. Next is section 22, movable property. The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth.
मूवेबल प्रॉपर्टी का अर्थ है इस जगह पर कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या वो जा सकती है, एक्सेप्ट वो थिंग्स को छोड़ करके जो कि ज़मीन के अंदर धंसी हुई होती है, जो कि नहीं निकल सकती, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 23, wrongful gain. Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Any person who don't have legally entitled for gaining of any property, वो एक लीगली एंटाइटल्ड नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी किसी और की है उसको गेन करने के लिए, उसे हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट्स देख सकते हैं हम। एनी पर्सन हैव द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो पर्सन उसे चुरा रहा है उसके पास उसका पोजीशन होना चाहिए, तो वो चोरी में नहीं कहलाएगा, वो रॉन्गफुल गेन में नहीं आएगा। एनी पर्सन टेक द प्रॉपर्टी अनलॉफुली, कोई भी पर्सन जो कि प्रॉपर्टी को ले रहा है अनलॉफुली, उसका हक नहीं है उस चीज़ पर लेकिन फिर भी वो उसे ले रहा है, तो उसे अनलॉफुल गेन कहते हैं, रॉन्गफुल गेन कहते हैं। द पर्सन नॉट एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ टू टेक द प्रॉपर्टी, लॉ के बेसिस पे वह व्यक्ति कोई भी एक वस्तु को चुराने के लिए या लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसकी वो चीज़ नहीं है, उसके पास उसका पोजीशन नहीं है, तो वो रॉन्गफुल गेन के अंदर आएगा। wrongful loss is the loss by unlawful means or property which the person losing it is illegally entitled। ये सेम अपोजिट है रॉन्गफुल गेन का। रॉन्गफुल गेन के अंदर तो फ़ायदा हो रहा था और इसके अंदर नुकसान हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। नेक्स्ट इज गेनिंग wrongfully, losing wrongfully. Gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to gain wrongfully. कोई भी पर्सन को wrongfully gain या gaining wrongfully जब कहा जाएगा जब वो पर्सन उस कोई भी एक चीज़ को लेता है wrongfully, बिना उसके अधिकार के उस चीज़ को लेना wrongfully gain होता है, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property. मतलब कोई भी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसको उस प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है wrongfully, उसका अधिकार है लेकिन फिर भी उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया जाता है, तो wrongfully लॉस हुआ उस पर्सन का, उसे हम wrongfully लूजिंग के अंदर कहेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 24, dishonestly. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to any person or wrongful loss to any person is said to do that thing dishonestly. कोई भी पर्सन का wrongfully gain होना या wrongfully loss होना डिसऑनेस्टी के अंदर कहलाएगा। उस पर्सन को उस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए wrongfully gain या wrongful loss हुआ, उसने धोखे में रखा सामने वाले पर्सन को। It express that when a person commit crime dishonestly, यह एक्सप्रेस करता है कि कोई भी पर्सन जो क्राइम करता है वो डिसऑनेस्टली कर रहा है, वो डिसऑनेस्टली या सेक्शन 24 के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 25, फ्रॉड्यूलेंटली या धोखा और इंजरी, मतलब जो इकोनॉमिकल या नॉन इकोनॉमिकल लॉस भी होगा तो वो भी फ्रॉड्यूलेंटली के अंदर आएगा। फ्रॉड्यूलेंटली की डेफिनेशन है, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉड्यूलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। कोई भी पर्सन जो है वो एक इंटेंशन से कोई भी क्राइम कमिट कर रहा है विद एन इंटेंशन, वो फ्रॉड्यूलेंटली के अंदर आएगा। सेक्शन 26, रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का हिंदी वर्ड है विश्वास करने का कारण। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। सामने वाले व्यक्ति को, विक्टिम को भरोसा दिलाया जाता है, कोई भी अगर क्रिमिनल क्राइम कमिट कर रहा है तो वो सामने वाले व्यक्ति को, विक्टिम को एक भरोसा दिलाएगा जो कि एक रीज़न टू बिलीव हो जाता है।
या हम रीज़न टू बिलीव को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक सफिशेंट कॉज होना बिलीव करने के लिए। जो विक्टिम है वो एक सफिशेंट कॉज दे रहा है जिससे कि जो क्रिमिनल है वो एक सफिशेंट कॉज दे रहा है जिससे कि विक्टिम जो है वो उस पर भरोसा कर ले, सिर्फ डाउट नहीं, एक प्रॉपर बिलीव, उसे हम रीज़न टू बिलीव के अंदर मानेंगे। I hope this video helps you. Some sections are left from chapter 2 which we continue in next upcoming video. If you have any queries then put it in comment section. Thank you.